हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन ब्रेन का ये डायग्राम समझा था। डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने समझा था कि ह्यूमन ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनके क्या नाम है। फिलहाल तो सारे पार्ट्स को डिटेल में नहीं दिया गया है, कुछ ही पार्ट्स हम लोग को पढ़ना है। हायर क्लास में आप जाएंगे तो और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनके नाम होते हैं, नेम होते हैं, वो अभी नहीं पढ़ना है। फिलहाल अभी एक शॉर्ट आइडिया आपको दिया जा रहा है छोटे क्लास में कि ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन हमारा एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। सारी जो एक्टिविटी बॉडी में होती हैं, चाहे वो किसी भी लाइफ प्रोसेस की हो, वो यहीं से कोऑर्डिनेट होती हैं, यहीं से कंट्रोल होती हैं, है ना। ये अब उसके बाद ह्यूमन ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ह्यूमन ब्रेन हमारा बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू से बना होता है, बहुत ही सॉफ्ट और नाजुक होता है। तो इसको प्रोटेक्शन चाहता है, तो प्रोटेक्शन के लिए इसके बाहर एक बोन का स्ट्रक्चर रहता है जिसको क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 3 लेयर होता है, 3 मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रहता है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं। और एक एक लेयर की बात की जाए तो जो सबसे पहला लेयर होता है वो होता है हमारा ड्यूरा मेटल। फिर सेकंड वाला जो होता है वो अरेक्नॉइड मेटल। और सबसे एंड में जो अंदर की तरफ होता है वो होता है हमारा पिया मेटल। तो इन तीनों मेम्ब्रेन को मिलाकर मेनिंजेस बोलते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। और हर एक मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है, तीनों मेम्ब्रेन के बीच में, वहाँ पर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है न्यूट्रिएंट से भरा होता है और ये क्या करता है, मेम्ब्रेन को आपस में कोलैप्स होने से या फ्रिक्शन होने से रोकता है, ताकि हमारा ब्रेन जो है वो शॉक से, झटके से बचा रहे। ठीक है, तो इसलिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन मेम्ब्रेन के बीच में रहता है। उसके बाद हमारे ब्रेन का पार्ट शुरू होता है। हमारा जो ब्रेन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी किया गया है, समझा गया है उसके फंक्शन के आधार पे। तो फोर ब्रेन है सबसे पहला पार्ट, और सबसे पहला पार्ट सबसे बड़ा हिस्सा उसका पाया जाता है हमारे ब्रेन में, है ना। तो उसको बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है, फोर ब्रेन या इसका सबसे बड़ा पार्ट, या फोर ब्रेन को ही हम लोग सेरिब्रम बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो बड़ा पार्ट है जिसमें क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को अक्सर बोला जाता है कि अखरोट के जैसा। अखरोट आप खाए होंगे, उसका शेल तोड़ेंगे, आउटर कवरिंग, तो अंदर टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर रहता है। कुछ उसी आकार का हमारा ब्रेन भी होता है, उसके मसल भी इसी तरह टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो ये टेढ़ा मेढ़ा बाहरी स्ट्रक्चर होता है वो अधिकतर सेरिब्रम होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा ब्रेन का पार्ट जो है वो है मिड ब्रेन, मिडिल पार्ट। ठीक है, तो मिडिल पार्ट में कोई अभी पार्ट फिलहाल हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो मिड ब्रेन ही बोलेंगे। अब मिड ब्रेन में ज़्यादा पार्ट्स होते भी नहीं हैं। ठीक है, कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन उनके बारे में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इस कोर्स में। ठीक है, उसके बाद तीसरा ब्रेन का हिस्सा आता है हिंड ब्रेन, जो पिछला और सबसे निचला हिस्सा होता है ब्रेन का पीछे की तरफ, दैट इज हिंड ब्रेन। ओके, अब हिंड ब्रेन में ये जो स्ट्रक्चर बना है कुछ यूनिक सा, ये हमारा सेरिबेलम है। ये सेरिब्रम था या सेरिबेलम, दोनों की स्पेलिंग अलग है, तो ये याद रखिएगा। देन मेडुला, यहाँ जो ये हिस्सा है ये मेडुला एरिया है, एंड दिस इज पोन्स, PONS, पोन्स एरिया है। ठीक, तो इन तीनों जो पार्ट्स हैं इनको मिलाकर हिंड ब्रेन बनता है हमारा, यानी ब्रेन का सबसे निचला और पीछे वाला हिस्सा। ओके, और ब्रेन का सब सारा पार्ट जो है एक थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर, एक रस्सी जैसे स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से लेकर हमारे बैकबोन जहाँ पर एंड होता है वहाँ तक फैला रहता है। ठीक है, और ये भी बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू से बना रहता है, तो इसको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें भी अगर चोट वगैरह लग गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, कोमा में इंसान जा सकता है या उसकी मौत भी हो सकती है, या बॉडी पैरालाइज हो सकती है, सुन्न हो सकता है, क्योंकि नर्व इम्पल्स का ट्रांसफ़र रुक जाएगा। सारा जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसफ़र है वो तो इसी स्पाइनल कॉर्ड से ही होता है, आप देखते होंगे। इसी से ये ब्रांचिंग निकली रहती है जगह जगह पर, स्पाइनल नर्व निकली रहती हैं, और वहीं से फिर आसपास का जो बॉडी का हिस्सा है वहाँ पे नर्व इम्पल्स आता और जाता है। सेंसरी न्यूरॉन से आता है और मोटर न्यूरॉन से जाता है प्रोसेस होके, है ना। तो ये नर्व मतलब स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स के ट्रांसमिशन के लिए या नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हमारे जो हेड एरिया है या ब्रेन एरिया है, वहाँ पे जो नर्व्स होते हैं वहाँ पे भी नर्व्स होंगी, आप इधर इधर सब पार्ट्स को पहुँचाने के लिए इम्पल्स, है ना। तो उस नर्व को हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व। जैसे क्रेनियम है हमारे ब्रेन को कवर करने वाला हड्डी, तो क्रेनियल का मतलब होता है खोपड़ी या खोपड़ी या कपाल बोलते हैं। तो उसी
क्रेनियम से ही नाम पड़ा है यहाँ के नर्व्स का भी। यहाँ पे जो नर्व्स होंगी, जो ब्रांच होंगी, सभी पार्ट्स को नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र करती होंगी, उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से साइड में निकली रहती हैं, बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करती हैं, उनको हम लोग स्पाइनल नर्व बोलते हैं, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड से निकली होती हैं। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड भी सॉफ्ट टिश्यू से बना था, इसको भी प्रोटेक्शन चाहिए। ब्रेन को तो हमारे प्रोटेक्शन क्रेनियम दे रहा है, बोन से बना हुआ एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर। तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन मिलता है वर्टिब्रल कॉलम से। किससे? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी या बैकबोन, जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये रीढ़ की हड्डी जो होती है वो 33 बोन से बनी होती है। 33 बोन्स एक साथ जुड़े रहते हैं, उनमें गैप रहता है छोटे छोटे, जैसे कि कुछ इस तरह का आकार होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का आकार होता है इन वर्टिब्रल कॉलम के एक एक हड्डी का, उसके बीच में होल होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आकार के लगभग कुछ इस प्रकार की एक वर्टिब्रा होती है, इसको बोलते हैं वर्टिब्रा। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। ठीक है, तो हमारे रीढ़ की हड्डी जो 33 बोन से 33 बोन से बनी है, उसमें एक जो बोन होती है उसको वर्टिब्रा बोलते हैं। और ऐसे ही 33 बोन जुड़ी रहती है तो इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी को या बैक बोन को वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और रीढ़ की हड्डी के बीच में एक होल होता है, खोखला एरिया होता है, उसी खोखला एरिया से हमारा स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक पहुंचता है, हमारे बैकबोन तक पूरा। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी प्रोटेक्शन देता है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से हार्ड रहता है और अंदर से एक होल रहता है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक, बॉडी के नीचे के हिस्से तक पहुंच पाता है। कहाँ तक पहुंच पाता है? जहाँ तक वर्टिब्रल कॉलम होती है, यानी हमारे बैक साइड तक। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम को भी सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए बोन का स्ट्रक्चर है, दैट इज वर्टिब्रल, मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने के लिए बोन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज वर्टिब्रल कॉलम, उससे उसको प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा ही था कि ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। पहला फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन, सॉरी, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो तीनों ब्रेन जो हैं उसके जिससे वो बना हुआ वो पार्ट का हम लोग थोड़ा थोड़ा फंक्शन समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो फोर ब्रेन या उसको अल्टीमेटली हम लोग सेरिब्रम भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेरिब्रम भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो ऊपरी हिस्सा दिख रहा है, कॉइल्ड, टेढ़ा मेढ़ा घुमा हुआ मसल्स, ये सेरिब्रम है। अब सेरिब्रम का काम क्या होता है? इट कोऑर्डिनेट्स ऑल वॉलेंट्री एक्शंस। ये सभी तरह के वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। वॉलेंट्री मतलब वो एक्शन जो हम लोग सोच समझ के करते हैं, है ना, अपने होशोहवास में, मतलब हमारे कंट्रोल में वो चीज़ें होती हैं। ऐसे एक्शन को वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। और कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब ऑटोमेटिक, अपने से हो, उन पर हमारा कंट्रोल ना हो। ठीक है, तो 2 तरह के एक्शन हमारे बॉडी में होते हैं, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। तो फोर ब्रेन हमारा जो है, जिसको हम लोग सेरिब्रम भी बोलते हैं, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है, वो सारे वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है बॉडी के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के लिए रीजनिंग मतलब सोचना, किसी चीज़ को अच्छे से सोचना, समझना, फिर जवाब देना, इस तरह का जो क्वालिटी होता है वो इसी से आता है। लर्निंग, कोई चीज़ सीखते हैं, सीखने में क्या है, हम लोग जानबूझ के सीखते हैं ना, जैसे लिखना, पढ़ना, तो हमारे कंट्रोल में। तो लर्निंग, थिंकिंग, कोई चीज़ सोचना, मेमोराइजिंग, किसी चीज़ को याद करना। जब लर्न करते हैं तो वहाँ उसके साथ साथ मेमोराइज भी कुछ चीज़ें होती हैं कि कौन सा चीज़ कैसे हम लोग कर रहे थे ट्रेनिंग में, है ना। फॉर एग्जांपल रनिंग, कोई भी रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, जितने भी फंक्शन हम लोग करते हैं खुद से सोच समझ के, जिसमें हमारा कंट्रोल है। हम जब चाहेंगे करेंगे, लिखेंगे, जब नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे। तो ये हमारे विल पर है, हमारी इच्छा पर है। तो ऐसे जो एक्शन है उनको वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। और इस तरह के एक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन सा पार्ट करता है? हमारे ब्रेन का फर्स्ट पार्ट या सबसे पहला पार्ट, दैट इज सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम। ओके, अब आता है सेकंड पार्ट। तो जितने वॉलेंट्री एक्शन है, जितनी हमारी इच्छा अनुसार जो क्रियाएं होती हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारे वॉलेंट्री एक्शन सेरिब्रम कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो इनवॉलेंट्री एक्शन है, यानी जो ऑटोमेटिक होती है, अपने आप होती हैं, जिसपे
हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता है, उन एक्शन को इनवॉलंटरी एक्शन बोलते हैं, और उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट ब्रेन का दो पार्ट्स करता है, मिड ब्रेन भी और हिंड ब्रेन भी। ठीक है, तो ब्रेन के बाकी दोनों पार्ट जो मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है, ये इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करते हैं। बॉडी में जो ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं चलता है कि हम रोक सके उसको या स्टार्ट कर सकें, ऐसी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। चलिए, तो मिड ब्रेन पहले समझते हैं। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक रिफ्लेक्स मूवमेंट। देखिए, इसमें लिखा है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट इनवॉलंटरी एक्शन लाइक रिफ्लेक्स मूवमेंट। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है, अचानक से कोई चीज़ हो जाता है, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है ना। तो मिड ब्रेन हमारा इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, यानी ऑटोमेटिक जो चीज़ें होती हैं, एक्शंस होते हैं, उसको कंट्रोल करता है, जिसमें आता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स मूवमेंट। और वो कहाँ, किस एरिया में कंट्रोल करता है? हेड, नेक एंड ट्रंक। सिर के एरिया में, नेक के गर्दन के एरिया में, ट्रंक मतलब पेट तक, हमारा स्टमक जहाँ तक है। ठीक है, तो इस एरिया में जो भी रिफ्लेक्स मूवमेंट होगा, जो भी ऑटोमेटिक मूवमेंट होगा या रिस्पॉन्स होगा किसी स्टिमुलस के प्रति, तो उसको कंट्रोल करने का काम हमारा मिड ब्रेन करता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन हमारा सारा इनवॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। किस एरिया में? हेड, नेक एंड ट्रंक। हेड सिर वाला एरिया, गर्दन वाला एरिया, और ट्रंक पेट वाला जो एरिया है, तीनों मिलाकर इस एरिया में जो भी रिफ्लेक्स मूवमेंट होंगे या ऑटोमेटिक जो भी मूवमेंट होंगे, उसको कंट्रोल हमारा मिड ब्रेन करता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद तीसरा हम लोग पार्ट पढ़ते हैं, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन भी इनवॉलंटरी एक्शन को ही कंट्रोल करता है ना। तो ब्रेन के 3 हिस्से में से पहला हिस्सा वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, दैट इज फोर ब्रेन या सेरिब्रम। बाकी जो हिस्से हैं मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, वो इनवॉलंटरी एक्शन को अलग अलग जगह के हिसाब से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। तो थर्ड हमारा है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, अब हिंड ब्रेन में भी कई सारे पार्ट्स हैं। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है हमको। जैसे पोन्स है, PONS। ओवरऑल तो इसका मेन हम लोग फंक्शन यही जानते हैं कि हिंड ब्रेन इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा, वो एक्शंस जो ऑटोमेटिकली होते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं। अब उसमें पोन्स, जो हिंड ब्रेन का एक पार्टिकुलर एरिया है, ये पोन्स, ये जो स्वेलन पार्ट है यहाँ पर, इसको पोन्स बोलते हैं। तो ये क्या कंट्रोल करता है ना। अब ये क्या कंट्रोल कर रहा है, इसको हमको देखना पड़ेगा कि ये क्या कंट्रोल करता है। ठीक, तो पोन्स क्या कंट्रोल करता है? रेस्पिरेशन को। ठीक है, तो पोन्स इट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, एनर्जी फॉर्मेशन, फूड का ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, आप जानते होंगे रेस्पिरेशन। तो इट कंट्रोल रेस्पिरेशन प्रोसेस, प्रोसेस भी लिख सकते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन जो प्रक्रिया होती है हमारे बॉडी में, जो एक तरह का हमारा लाइफ प्रोसेस है, तो उसको कंट्रोल करने पोन्स एरिया जो है हमारे हिंड ब्रेन का, वो इसको देखता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को देखता है और उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा हमारा है मेडुला। मेडुला, अब हिंड ब्रेन का दूसरा जो पार्ट है, दैट इज मेडुला, है ना। अब मेडुला क्या करता है? मेडुला सारे के सारे इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे कि मान लीजिए हार्ट बीट, हृदय की जो गति है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने नॉर्मल गति से ही चलेगा, जैसा बॉडी में फंक्शन होगा, जैसा न्यूट्रिएंट मिलेगा। ये नहीं कि हम लोग उसको कंट्रोल करके बढ़ा सके, घटा सके, वो नहीं हो सकता। तो हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इस तरह के जितने एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं, जो ऑटोमेटिकली बॉडी में जैसा एनर्जी का स्टेटस है या जैसा न्यूट्रिएंट है, जैसा हमारा बॉडी, हम लोग जिस तरह से उसको संभालते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसके आधार पे फंक्शन होते हैं ऑटोमेटिकली, है ना। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर या इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, उसको क्या किया जाता है? मेडुला कंट्रोल करता है। ओके, ब्रीथिंग, सेंटर ऑफ ब्रीथिंग, 1 मिनट।
जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जो खाने की नली फूलती है, सिकुड़ती है और खाना खिसक के पेट तक आता है फूड पाइप से, तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये भी इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। ऐसे बहुत सारे बॉडी में फंक्शन अंदर की तरफ होते हैं, अंदरूनी पार्ट्स में, जिसमें हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं, वो अपने नॉर्मल रेट से होता है। इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सेट्रा आप लिख देते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, तो मेडुला इन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पोन्स, हिंड ब्रेन का पोन्स एरिया जो है, पोन्स पार्ट जो है, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। मेडुला जो पार्ट है वो हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या इस तरह की जो भी गतिविधियाँ या प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो इनवॉलंटरी टाइप के हैं, उनको कंट्रोल करता है। तीसरा हमारा है सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम और सेरिब्रम में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो स्पेलिंग से आप याद कर सकते हैं, दोनों का फंक्शन जस्ट डिफरेंट है। ये तो सारे के सारे वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। जैसा आप सोच रहे हैं, जैसे सोचने समझने वाला चीज़, कोई चीज़ को देख रहे हैं, है ना, हम लोग किसी चीज़ को देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, कान से सुन रहे हैं और स्किन से टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं उसको। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हम लोग जानबूझ के, समझबूझ के करते हैं, वो सारा वॉलंटरी एक्शन सेरिब्रम से कंट्रोल होता है। और इसका जस्ट अपोजिट है सेरिबेलम, जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है। और हिंड ब्रेन क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शन यानी जो हमारे विल, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, वो अपने आप होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। तो सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है, अभी हम लोग देखिए, सेरिब्रम और सेरिबेलम में जस्ट सिमिलर थोड़ी सी चीज़ें हैं। जैसे ये एक्टिविटी हमने लिखी है कि रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, एटसेट्रा, जो ईटिंग, कुकिंग, इस तरह की एक्टिविटी बॉडी जो करता है, हम लोग सोच समझ के करते हैं, है ना। तो ये जो एक्टिविटी करते समय बॉडी का जो बैलेंस रहता है, उसको बनाने का काम किसका रहता है, सेरिबेलम का। ठीक, तो हम लोग रनिंग कर रहे हैं, पहले इसका लिख देते हैं फंक्शन, जगह का में, इट मेंटेन्स बॉडी पोस्चर, मेंटेन बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस। ठीक है, ये बॉडी के पोस्चर, बॉडी मतलब हम सीधे खड़े हैं या बैठे हैं तो किस तरह बैठे हैं, या फिर कोई कार्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कूद रहे हैं, या लिख रहे हैं, या फिर कुछ बोल रहे हैं, या कुछ सुन रहे हैं, तो हर एक्टिविटी करते समय हमारे बॉडी का एक पार्टिकुलर बैलेंस होना चाहिए, तब वो कार्य जो होगा सही से होता है। तो कोई भी एक्टिविटी जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये तो वॉलंटरी एक्शन हो गया। अब वो कार्य जो, उस कार्य को करते समय हमारा बॉडी जो होता है बैलेंस होना चाहिए, तो बैलेंस को हम प्रोवाइड करता है सेरिबेलम। इट कैन मेंटेन्स बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस। बॉडी का जो पोजीशन, पोस्चर कैसा रहेगा, किस तरह का बॉडी का अवस्था है, और वो कैसे अपने आप को बैलेंस करेगा वो एक्टिविटी करते समय, ये सारा काम कंट्रोल और मेंटेन करता है सेरिबेलम। ठीक, समझ में आ गया। तो जस्ट एक दूसरे के डिफरेंट हैं, कह सकते हैं, सेरिब्रम और सेरिबेलम, लेकिन एक दूसरे से लिंक्ड भी है। लिंक्ड क्या है कि एक्टिविटी हो रही है, वॉलंटरी एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी करते समय कोई जो व्यक्ति है या पर्सन है, उसके बॉडी में उसका बॉडी उस तरह बैलेंस्ड है कि नहीं, उसका बॉडी पोस्चर किस तरह की अवस्था में खड़ा या बैठा है, और बॉडी बैलेंस होना चाहिए, तभी वो एक्टिविटी क्लियरली होगी और सही से होगी। तो वो कोई भी एक्टिविटी करते समय जब बॉडी में जब बैलेंस होता है, तो बैलेंस कौन प्रोवाइड करता है, ये हमारा सेरिबेलम। ठीक, तो ये हो गया हमारा ब्रेन के 3 पार्ट्स का, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स का फंक्शन। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। ओके, चलिए, ये हो गया क्लियर। उसके बाद ऐसे तो मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया है, वो बुक में दिया है, पहले ही मैंने समझा दिया है, फिर समझ लेते हैं। उसमें दिया है कि कैसे बॉडी टिश्यू मूव करता है ना, बॉडी टिश्यू किस तरह से मूव करता है, ये हमको समझना है कि बॉडी टिश्यू का मूवमेंट कैसे होता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो नर्व इम्पल्स होता है या ब्रेन का जो सिग्नल होता है, वो क्या होता है, नर्व इम्पल्स हो गया, नर्व इम्पल्स हो गया। अब ये क्या है, ब्रेन से प्रोसेस होकर आता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, है ना,
जैसा कि हम लोग रिफ्लेक्स सेक्शन में पढ़े थे। तो ये ब्रेन तक गया मान लीजिए, और ब्रेन से प्रोसेस होकर मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये हमारे बॉडी ऑर्गन बनाता है, जहाँ पे इफेक्ट दिखता है। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स किसी सेंसरी ऑर्गन से पहुँचा हमारे ब्रेन तक, और फिर ब्रेन से प्रोसेस होकर मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो आ गया हमारे ऑर्गन तक। अब वो ऑर्गन तक आएगा तो हम देखते हैं ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ता है, इफेक्टर ऑर्गन हम लोग बोलते हैं। इफेक्टर ऑर्गन क्यों बोलते हैं कि कुछ स्टिमुलस मिला और उसके प्रति रिस्पॉन्स करते समय बॉडी में कुछ मूवमेंट देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट। तो वो जो ऑर्गन अपना इफेक्ट दिखाएगा स्टिमुलस के प्रति, उसी को इफेक्टर ऑर्गन बोलते हैं। तो जब नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन से ऑर्गन तक पहुँचेगा तो वहाँ के मसल्स को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ठीक है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट, सिकोड़ेगा और फैलाएगा, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो ये नर्व इम्पल्स जब आता है ब्रेन से मोटर न्यूरॉन के थ्रू, तो उस पार्टिकुलर ऑर्गन के मसल्स को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी रिलैक्स मतलब फैला देता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकोड़ देता है। और जब मसल सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो बोन है मसल से जुड़ा होता है, तो बोन मूव करता है, तो हमारा वो बॉडी ऑर्गन भी मूव कर जाता है। इसीलिए हॉट प्लेट पे हाथ लगाते हैं हम लोग, हाथ हटा लेते हैं, या फिर कोई चीज़ पिंच हो गया तो हम लोग झटके से हाथ हटा लेते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। उस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से हमारा बॉडी ऑर्गन वहाँ से हट जाता है इन रिस्पॉन्स में, किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो जो टिश्यू का मूवमेंट है वो कैसे होता है बॉडी में, बिकॉज ऑफ मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। और ये मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मैसेज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है ना। तो ब्रेन से प्रोसेस होकर मैसेज आ रहा है कि हाँ, मसल्स को यहाँ इस बॉडी के इस हिस्से को कॉन्ट्रैक्ट होना है, और जब बॉडी का हिस्से का वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बॉडी का हिस्सा मूव करेगा, हट जाएगा उस पार्टिकुलर स्टिमुलस से। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है। चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ह्यूमन के केस में या बड़े एनिमल के केस में हार्मोन्स का क्या रोल है। अभी तक तो हम लोगों ने केवल ह्यूमन ब्रेन या नर्वस सिस्टम की बात की थी कि नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, मतलब मेन सेंटर तो हमारा ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। अब ये ह्यूमन ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये हम लोग समझ गए, लेकिन ह्यूमन में या बड़े एनिमल में नर्वस सिस्टम के अलावा हार्मोन्स भी बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। तो पहला पार्ट तो हो गया, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिए हम लोगों ने, ह्यूमन के जो पार्ट्स हैं ह्यूमन ब्रेन के उसके बारे में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा बड़े एनिमल और ह्यूमन में है कि हम लोग हार्मोन्स का रोल पढ़ें कि हार्मोन्स का क्या इफेक्ट होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। क्योंकि ह्यूमन में दो तरह से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, एक तो होता है नर्वस सिस्टम से और दूसरा होता है हार्मोन से। अल्टीमेटली तो हमारा ब्रेन ही कोऑर्डिनेटिंग